हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। पहला ही प्रश्न आपका सीरीज का प्रश्न दिया गया है 1, 3, 7, 13। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, उसके बाद 31 है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन मार्क बीच में दिया हो किसी भी सीरीज के श्रृंखला के श्रेणी के बीच में अगर क्वेश्चन मार्क दिया होता है तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुश्किल होता ही है। ठीक है, जब भी आपको सीरीज का प्रश्न मिले तो आप दो चीज़ों का विशेष ध्यान दीजिए। पहली चीज़ आपको ये देखना है कि सीरीज बढ़ते हुए क्रम में है कि घटते हुए क्रम में है। अगर सीरीज बढ़ते हुए क्रम में होगा असेंडिंग आर्डर में, जैसे यहाँ पे है सीरीज बढ़ते क्रम में है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 7 बड़ी संख्या, 7 के बाद बड़ी संख्या 13, 13 के बाद बड़ी संख्या आएगी और उसके बाद बड़ी संख्या 31 दिया है। तो जब भी कोई असेंडिंग आर्डर में सीरीज है इसका मतलब उसमें या तो कुछ प्लस होगा या तो कुछ मल्टीप्लाई करके प्लस होगा, माइनस तो होने का कोई चांस ही नहीं। ठीक है, या तो मल्टीप्लाई हो करके माइनस होगा। ठीक है, ये कंडीशन बन सकता है। और दूसरा चीज़ ये देखना है कि किसी भी दो संख्या के बीच में जो डिफरेंस है क्या 20 से कम है क्या। जैसे 7 और 13 के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो 6 है, यानी सिंपल सी बात है कि जब डिफरेंस 20 से कम हो और सीरीज आपका बढ़ते क्रम में हो तो वहाँ कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ प्लस ऐड हो रहा है और अगली संख्या बन रही है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं क्या हो रहा है। एक में क्या ऐड कर दें कि 3 आ जाए, अगर +2 ऐड कर देंगे तो 3 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और 3 में क्या ऐड कर दें कि 7 आ जाए, अगर +4 ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा। और पुनः 7 में क्या ऐड करें कि 13 आ जाए, +6 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 13। और 13 में उसी तरह क्या ऐड करें कि आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे संख्या आ जाए। आप देख पा रहे होंगे पहले मैंने 2 ऐड किया, उसके बाद 2 ज़्यादा यानी 4 ऐड किया, उसके बाद 2 ज़्यादा 6 ऐड किया। तो अगली बार 6 से जो 2 ज़्यादा ऐड करेंगे 8 ऐड करेंगे तो 13 8 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 21 आ जाएगा। और अगली बार 21 में हम 2 ज़्यादा ऐड करेंगे 8 से, तो 10 ऐड करेंगे तो 21 10 कितना 31, यानी हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा तो आपका 21 आएगा। और 21 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिया गया है कि जिस तरह 19 361 से संबंधित है उसी तरह 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है जो 19 और 361 के अनुरूप है। ऑप्शन ए दिया है 9:27, ऑप्शन बी 12:154, ऑप्शन सी 13:169, ऑप्शन डी 15:235। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन है आपका क्वेश्चन 3:19:361 के अनुरूप होगा। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न आए तो हमें करना क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि जो संख्या दो पेयर की संख्याएं दी गई हैं, जैसे यहाँ पे 19 361 है, कैसे संबंधित हैं, इनके बीच क्या संबंध लग रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है। सेम संबंध सेम लॉजिक हम लोग ऑप्शन 4 दिए गए हैं उनमें से जिस भी ऑप्शन में सेम संबंध सेम लॉजिक लग रहा होगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आप लोग ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे तो 19 से 361 हो रहा है, यानी 19 का अगर स्क्वायर कर देंगे ना तो 19 पहली संख्या का स्क्वायर करने पे दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 361 आ जाएगा। तो सेम देख लेते हैं कि पहली संख्या का किस ऑप्शन का स्क्वायर करने पे दूसरी संख्या बन रही है। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 27 आएगा, नहीं। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 154 आएगा, नहीं। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, बिल्कुल आएगा। जब 13 का स्क्वायर किया जाता है तो कितना आता है, 169 आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। डी भी देख लीजिए, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 235 आएगा, नहीं 225 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी यहाँ पे आएगा 13:169। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न दी गई आकृति में घनों की संख्या गिने और फिर 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुने। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो आपको फिगर देख के पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, आपसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, पूछा जा रहा है ना कि जो आकृति दिया गया है ना इसमें टोटल हाउ मेनी स्क्वायर देयर इन द फिगर, मतलब टोटल इस फिगर में कितने आपके वर्ग हैं, स्क्वायर है। ठीक है, यही हमको वर्ग नहीं, हमें घन गिनना है। घन और वर्ग दोनों एक ही होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है ना,
कुछ पैमानों पे डिफरेंस नहीं होता है, कुछ पैमानों पे होता है। घन आपका क्या होता है 3D आकृति होता है और स्क्वायर क्या होता है 2D आकृति होता है, मेजर डिफरेंस है। ठीक है, तो हमें घन काउंट करना है ना। घन देखिए फिगर काउंटिंग का प्रश्न आता ही है, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, फिगर काउंटिंग का एक प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन जो जनरली प्रश्न पूछा जाता है ना, या तो आपको वर्ग काउंट करवाया जाएगा या तो आपका ट्रिएंगल काउंट करवाया जाएगा। ठीक है, रेयर होता है कि घन काउंट करवाया जाए, आयत काउंट करवाया जाए, सर्कल काउंट करवाया जाए। लेकिन यहाँ पे आपका घन पूछा गया है तो कोई नहीं, काउंट कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे ना तो ये जो एक लाइन रखी गई है 1 2 3 4 5 ना, जो नीचे वाला घन है ना 5, उसी के ऊपर क्या घन रखा गया है, यानी जो बेस है ना केवल सिंगल लाइन की बेस है घन की। ठीक है, तो इस वाले नीचे वाले लाइन में कितना घन है 5 है। ऊपर वाली लाइन में देखेंगे तो यहाँ पे एक घन नहीं है, तो ऊपर वाले में 4 है घन। यहाँ ऊपर वाले में, इसके ऊपर वाले में केवल 3 ही घन है, 1 2 3, इसमें 3 ही घन है। इसी तरह इसके ऊपर वाले में केवल 2 ही घन है, तो 2 हो गया। यहाँ ऊपर सबसे टॉप पे एक घन है, तो जोड़ लीजिए 5 4 9 3 12 13 14 1 15, कितना आ गया 3 2 5 1 6 4 10 1 15 आ गया। आपका टोटल कितना आ गया 15। तो इसमें टोटल कितने घन हैं तो 15 है। देखिए इसको काउंट करने के लिए, इसको ऐड करने के लिए एक और तरीका होता है, कैसे आप ऐड कर सकते हैं। जब भी 1 2 3 4 5 इस तरह की संख्याएं लगातार हो तो इसको ऐड करना है, 5 तक है लगातार, 5 से ज़्यादा 6 करिए 1 और डिवाइड 2 कर दीजिए और 5 3 15, तो कितना आ गया 15 आ गया। वही मैंने किया n + 1/2 से किया गया। ठीक है, तो इसमें टोटल घन कितने हैं 15 हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि लॉट्स को 21 51 0 291 के रूप में लिखा जाता है तो NWMB को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, जब भी किसी भी अल्फ़ाबेट के पेयर को किसी नंबर से कोड किया जाता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू का गेम होता है। इस कंसेप्ट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और इस तरह का प्रश्न एक पूछा ही जाता है, जिस भी एग्जाम में रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाता है उसमें इस तरह का एक प्रश्न पूछा जाता है कि अल्फ़ाबेट के पेयर को किसी नंबर से कोड किया जाता है। ठीक है, जब भी आपको अल्फ़ाबेट दिखे कहीं पे और उसको नंबर से कोड किया गया है तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ चलना चाहिए, प्लेस वैल्यू। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉट्स के प्लेस वैल्यू को लिख रहा हूँ, लॉट्स के अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू को लिख रहा हूँ। एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, एस का 19 होता है। लेकिन आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 21 51 0 2 91 है। ठीक है, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे ना तो 12 का उल्टा अगर हम लोग कर देंगे, 12 का उल्टा तो 21 आ जाएगा, 15 का उल्टा कर देंगे तो 51 आ जाएगा, 20 का उल्टा कर देंगे तो 02 आ जाएगा और 19 का उल्टा कर देंगे तो 91 आ जाएगा। सेम यही चीज़ लिखा है, 21 51 0 2 91, यही तो लिखा है ना। यानी इन्होंने किया क्या है कि लॉट्स के पहले प्लेस वैल्यू को लिखा है और प्लेस वैल्यू के डिजिट को क्या किया गया है, इंटरचेंज करके लिख करके कोड किया गया है। तो सेम चीज़ हम लोग NWMB में कर लेते हैं। अब देखिए मैं लिखूंगा नहीं, समझाने के लिए लिखा था, हम लोग डायरेक्ट इसको लिखेंगे। N का प्लेस वैल्यू 14 होता है, 14 का उल्टा करेंगे 41। W का प्लेस वैल्यू 23 होता है, 23 का उल्टा करेंगे 32। M का प्लेस वैल्यू 13 होता है, 13 का उल्टा करेंगे 31। B का प्लेस वैल्यू 2 होता है और 2 को उल्टा करेंगे तो 2 ही आएगा। यानी 413 231 किस ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 413 231। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आर्य का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्या दिया गया है, किरण, महासागर और सूरज, ये 3 शब्द दिए गए हैं। इन ये जो 3 शब्द हैं, 3 शब्दों को कौन सा ऑप्शन का डायग्राम है जो सही रूप से क्या करता है, निर्दिष्ट करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अगर हम किरण और इसकी बात करें, किसकी, महासागर का, किरण और महासागर में कोई संबंध होता है क्या, नहीं, कोई भी संबंध नहीं है। महासागर और सूरज में कोई संबंध है क्या, बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। लेकिन किरण और सूरज में संबंध है क्या, हाँ, सूरज से ही किरण निकलता है। यानी सभी किरण क्या होते हैं, सूरज होते हैं कि नहीं, जितने भी आपके किरण होते हैं सूरज ही तो होते हैं ना, क्योंकि सूरज से ही तो किरण निकलता है ना, जो भी आपके रेज होती हैं उस सूरज से ही तो निकलती हैं। तो हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। आपका के से किरण हो गया, ठीक है,
और सारे किरण किस में आ जाएंगे, सूरज में। एस से सूरज मैंने कर लिया, और महासागर संबंधित नहीं है तो महासागर के लिए ओशन के लिए ओ यहाँ कर लिया। तो कुछ इस तरह का हमारा डायग्राम बनेगा, और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 10:14 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा निर्मित कोण क्या होगा। बेहद ही सिंपल प्रश्न है, और यह प्रश्न एक पूछा ही जाता है, बिल्कुल एक फिक्स टाइप का प्रश्न है, और इसको करने का बिल्कुल फिक्स तरीका होता है, एक फार्मूला होता है। बार बार एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, और अगर आपको फार्मूला नहीं पता है कि घंटे और मिनट के बीच एंगल को निकालने का अगर फार्मूला आपको नहीं पता है, तो आप बेमुश्किल नहीं कर पाएंगे, आप परेशानी में फंस जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप इस फार्मूले को याद रखिएगा, इस टाइप के प्रश्न को ही रट लीजिएगा, क्योंकि एक प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, कभी भी अगर घंटे और मिनट के बीच में एंगल पूछा जाए ना कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो एक फार्मूला होता है 60 इंटू एच माइनस या नहीं होता डिफरेंस ले लीजिए। ठीक है, यानी बड़ी में से छोटी घटाना होता है, मिनट इंटू 11 होता है, डिवाइडेड बाई 2 होता है, यही एक फार्मूला होता है। एच का मतलब है घंटा और m का मतलब है मिनट, यानी h के जगह घंटा रखेंगे, m के जगह हम मिनट रखेंगे, और इसी फार्मूले में रख करके हम अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, h के जगह 10 रखेंगे तो 10 और 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो जाएगा। ठीक है, माइनस m के जगह 14 रखेंगे, 14 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करना है, 11 में 10 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 110 हो गया, और 11 में 40 का तो 144 हो गया, 44 हो गया, और 110 44 154। अब माइनस करना है ना, तो कितना हो गया, 200 निकाल दीजिए। देखिए अब 154 को निकालना है 600 में से, तो 154 मत घटाइए, 200 निकाल दीजिए, 400 बचा, और 100 में से कितना निकलेगा, 400 तो आपके पास सेफ आ गया। 100 में से 54 निकाल देंगे तो 46 आ जाएगा, यानी 446 आ जाएगा। कितना, 446 डिवाइडेड बाई 2, इसको करेंगे तो 223, यानी 223 आ जाएगा। हमारा राइट आंसर किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए थोड़ा घटाने और गुणा करने के लिए थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट है, उनको सीखने का प्रयास करिए। ठीक है, क्योंकि जरूरी होता है, कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा नहीं रहेगा ना, तो फिर क्वेश्चन आते हुए एग्जाम में आप छोड़ करके चले आइएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। इस फार्मूले को एकदम रट लीजिए। ठीक है ना, पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन बनता ही है, इस प्रश्न को बिल्कुल रट लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया गया है, जिस तरह दीवार ईंटा से संबंधित है, उसी तरह कपड़ा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा हमें बताना है। सेम 2 नंबर का सवाल है, अंतर इतना ही था कि वहां पे अंक दिया था और यहाँ पे शब्द आपको दिए गए हैं। करने का सेम तरीका है, वहां पे क्या किया गया था कि इतना ही हिस्सा दिया था और ये ऑप्शन में इंक्लूड कर दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, एक ये वाला हिस्सा दे दिया गया है। ठीक है, लेकिन करने का सेम ही तरीका होता है। हम देखते हैं कि जो 2 पेयर की शब्द दिए गए, जैसे यहाँ पे दीवार और ईंटा है, वो कैसे संबंधित हैं। सेम संबंध, सेम लॉजिक कपड़ा और क्वेश्चन मार्क में लगा करके हम लोग अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो दीवार और ईंट में क्या संबंध होता है, तो दीवार का जो निर्माण होता है ना, निर्माण होता है किससे होता है, ईंट से ही तो होता है ना। दीवार किससे बनता है, ईंट से बनता है, निर्माण होता है। उसी तरह कपड़ा किससे बनता है, लकड़ी से बनता है, नहीं दूध से बनता है, नहीं ईंटा से बनता है, नहीं धागा से बनता है। हाँ, तो कपड़ा किससे बनता है, धागा से बनता है, और धागा किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, एफ वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा विकल्प में का आएगा। ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न मिले ना, तो ये पूरा प्रश्न मत पढ़िए, ये देखिए कि क्या दिया है। एफ दिया है, तो एफ दिया है ना, तो एफ के विपरीत ही पूछेगा और कुछ पूछेगा ही नहीं। डाइज का प्रश्न है, सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन बनता है डाइज से भी। आप लोग पूरा पढ़ के 2-3 सेकंड खराब नहीं करना है, डायरेक्ट जब भी डाइज का प्रश्न देखते ही क्वेश्चन में दिख जाएगा डाइज है, तो आप लोग ये देखिए कि किसके विपरीत पूछ रहा है, एफ के विपरीत। अब एफ के विपरीत निकालना है ना, देखिए एफ के विपरीत आई तो हो नहीं सकता है, एफ के विपरीत पी भी नहीं हो सकता है, एम और एन में से होगा। तो अब क्या करते हैं, कोई नहीं, एम और एन में से होगा ना, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अब 2 डाइज ऐसा पकड़िए ना जिसमें केवल एक संख्याएं कॉमन हो। अगर डाइज 2 और 3 को देखते हैं तो इसमें पी कॉमन है। ठीक है, दोनों में। तो पी से हम लोग क्लॉकवाइज चलिए, पी से क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, आपका एफ आएगा, और पी से क्लॉकवाइज चलेंगे तो एम आएगा।
यानी एफ के विपरीत क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो हमसे यही पूछा था, तो हमें आगे और सबका विपरीत नहीं निकालना है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, एफ के विपरीत फलक पे क्या आएगा, एम आएगा। बाकी का भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ से एफ के बाद आई पे आएंगे, आई तो आई से यहाँ पे एम से कितना चला जाएंगे, एन चले जाएंगे, तो आई के विपरीत एन आ जाएगा और बचा क्या, पी के विपरीत क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो बाकी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पूछा था एफ के विपरीत, अगर पहले राउंड में ही हमसे निकल गया तो आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारती छवि की बहन है, अवनी भारती की माँ है। देखिए ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और ब्लड रिलेशन का प्रश्न अगर मुझसे पूछिएगा तो रेलवे और एसएससी के एग्जाम का रीजनिंग टॉपिक का सबसे खतरनाक क्वेश्चन माना जाता है। ब्लड रिलेशन का अपने आप में टफ क्वेश्चन होता है। बाकी जितने भी टॉपिक से आपके क्वेश्चंस होते हैं उनकी अपेक्षा में जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होता है टफ होता है। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बोलता हूं कि आप लोग ओरली करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। अगर आप प्रो लेवल के हैं तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं जनरली बोलता हूं आप लोग मत करिए। ट्री मेथड बनाइए, आराम से कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप ब्लड रिलेशन के प्रश्न को 30 सेकंड दे भी देते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते हैं, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि 25 क्वेश्चन अगर एसएससी में आपको मिलेगा तो उसमें से सबसे टफ क्वेश्चन मिलेगा ब्लड रिलेशन का। अलग बात है, एक्सेप्शन वाली बात है कि कभी नहीं मिला, ठीक है ना। तो एक्सेप्शन हर जगह होता है, उसको आप मान के रखिए, अलग रखिए। हम लोग देखिए जब भी पूछता है ना एसएससी और रेलवे में पूछता है ना, तो जनरली आपका डायरेक्ट जो लैंग्वेज वाला पूछता है कि जैसे यहाँ पे पूछा है भारती छवि की बहन है, अवनी भारती की माँ है। आपका बैंकिंग में तो साइंस से पूछ देता है ना कि प्लस और इसका मतलब ऐसे है, भाई बहन है, तो ऐसे जनरली पूछता है। एसएससी और रेलवे में नहीं है, एसएससी और रेलवे में लैंग्वेज से पूछता है, इसी तरह पूछता है। जैसे यहाँ पूछा गया है भारती छवि की बहन है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलेगा वैसा वैसा हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। हमसे बोले क्या है कि भारती छवि की बहन है, कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं। भारती जी हैं, ये क्या हैं, छवि की बहन है। छवि यहाँ पे कोई कहीं लिख लेते हैं, छवि की बहन है। तो छवि की बहन है तो भारतीय लड़की है, तो माइनस मैंने लगा दिया। छवि का जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने कुछ भी लगाया नहीं। ध्यान से देखिएगा, अवनी क्या है, भारती की माँ है। अवनी जो है ना भारती की माँ है। अवनी क्या है, मम्मी है भारती की। तो जाहिर सी बात है, माँ है तो माइनस होगा, यानी लड़की होंगी, औरत हैं। तो इतना क्लियर चल गया। अब देखिए आपको समझदारी होना चाहिए कि भारती क्या है, भारती की माँ अवनी है तो छवि की भी माँ अवनी होगी। भले ये अलग बात है कि जेंडर छवि का हमें क्लियर नहीं है, लेकिन भारती की ही भाई या बहन छवि होगी ना। बात समझ पा रहे हैं ना। आगे देखिए क्या बोला गया है, छवि क्या है, ध्रुव की पत्नी है। छवि जो है ना वो ध्रुव की पत्नी है, यानी कि अब हमें ध्रुव का जेंडर प्लस आ गया, लड़का है, और छवि क्या है, लड़की है। यानी छवि का जो हस्बैंड है उसका नाम ध्रुव है। अब छवि का भी जेंडर क्लियर हो गया कि छवि क्या है, छवि और भारती क्या है, भाई बहने बहने हैं। और जो ध्रुव है अवनी का क्या लगेगा, तो दामाद लगेगा, क्योंकि अवनी की लड़की का दुल्हा है, ठीक है। और भारती का ध्रुव क्या लगेगा, तो जीजा लगेगा। अब फिगर से आपको दिखना चाहिए ना, इतना अगर नहीं देख पाते हैं तो फिर तो तैयारी छोड़ दीजिए, समझ रहे हैं ना। ध्रुव ईसा का पिता है। अब अगला बोला गया है कि ध्रुव क्या है, ईसा का पिता है, यानी कि ध्रुव ईसा यहाँ पे है, ईसा ध्रुव की लड़की है, ठीक है। ईसा क्या है, ध्रुव क्या है, ईसा का पिता है। अब देखिए ईसा का जेंडर क्लियर नहीं है, ईसा का जेंडर क्लियर नहीं है, तो प्लस और माइनस हम लोग लगा देंगे, ठीक है ना। क्योंकि बोला है ध्रुव ईसा का पिता है, बस, तो लड़का है लड़की है, ये जेंडर क्लियर नहीं है। पूछा क्या है, ईसा की नानी कौन है। सिंपल सी बात है, ईसा की नानी कौन होगी, तो ईसा की नानी अवनी होगी। क्यों, क्योंकि छवि की मम्मी अवनी और छवि की लड़की ईसा, तो छवि की मम्मी को छवि की लड़की ईसा नानी ही तो बोलेगी ना। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, अवनी है। ईसा की नानी क्या है, अवनी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए आर्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। थोड़ा सा ये ब्लर आपको फिगर दिख रहा होगा, लेकिन मैं समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए जो सर्कल है ना वो कार्यरत को रिप्रेजेंट करता है, युवक है ना यहाँ पर इस स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर वाले को, और नीचे वाला आपका क्या है, आपका रेक्टेंगल आयत है ना स्नातक को रिप्रेजेंट कर रहा है।
आपको ये बात क्लियर होगा, थोड़े इसमें जो अक्षर लिखे हैं, जो नंबर लिखे हैं वो भी ब्लर होगा, तो मैं बता देता हूँ कि 10 है, 18 है, 13 है, 9 है, 15, 19, 16 है। ठीक है, आप सभी को पता होगा। अगर मैं ऐसे बोलूँ, ठीक है, और ऐसे बोलूँ, समझाने के लिए यहाँ बना रहा हूँ, वहाँ दिख नहीं रहा है, तो अगर मैं यहाँ 10 लिखूँ और यहाँ पे 5 लिखूँ, ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे कि 10 जो नंबर है ना केवल वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन 5 जो नंबर है ना वर्ग और सर्कल दोनों को रिप्रेजेंट करता है। यही कंसेप्ट यहाँ लगता है और कुछ नहीं। अब क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि उन नियोजित कार्यरत यानी सर्कल युवकों यानी आपका ऊपर वाला स्क्वायर की संख्या कितनी है जो स्नातक नहीं है, यानी स्नातक नहीं कार्यरत युवक कितने हैं, यानी ऐसे युवक जो सर्कल और ऊपर वाले स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं वो कितने हैं, 18 हैं। यही तो है ना आपका, यही वाले तो है ना, ये वाले, यही वाले है ना, ये वाले आपके, यही तो 18 है ना, जो ऊपर वाले आपके स्क्वायर और इस सर्कल में केवल शामिल हैं, यानी केवल संयोजित हैं। 18 ही तो है ना, 13 तो हो नहीं सकता है, 13 तो तीनों में संयोजित है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 18 विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं का आपस में बदला जाना चाहिए। बेहद ही खतरनाक क्वेश्चन है और बेहद ही आसान क्वेश्चन है। इस प्रश्न के लिए दोनों बातें मैं बोल सकता हूं। एसएससी इस तरह का प्रश्न पूछती है। एक प्रश्न उसका बिल्कुल कंफर्म होता है एसएससी का पूछना। इसको करने का जो सिंपल तरीका होता है, आपके पास ऑप्शन से जाइए और कोई तरीका नहीं होता है। लेकिन ऑप्शन से भी जाने में आप लोग ये काम कर सकते हैं कि आपको बारी बारी से ऑप्शन कंटिन्यूअसली नहीं चेक करना है, यानी कि ऑप्शन ए चेक करिए, उसके बाद बी चेक करिए, उसके बाद सी, उसके बाद डी, ऐसे नहीं चेक करना है। ठीक है, और कोई तरीका लॉजिक इसमें होता नहीं है। थोड़ा आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आप इक्वेशन को देख करके वहाँ से भी दिमाग लगा सकते हैं। क्या दिमाग लगा सकते हैं कि बराबर के बराबर इक्वल टू में 31 दिया है तो इतना हमें क्लियर है, लेकिन यहाँ 31 को भी समाहित कर लिया है ना, तो हम ऐसे भी नहीं जा सकते हैं। ऑप्शन से ही जाएंगे। ऑप्शन से जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, रेंडमली ऑप्शन चेक करेंगे। इतना तो क्लियर है कि 98 और डिवीजन 14 बदलेगा नहीं, क्योंकि 14 से 98 डिविजिबल है, तो उसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन ए नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। ठीक है ना। और इक्वल टू में 31 है, या तो फिर 31 को भी मे भी नहीं बदला जाएगा, और 7 को बदलने की बात कर रहे हैं तो हम लोग सी से चेक करके ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर बी को चेक करेंगे। ठीक है, 5 और 3 इंटरचेंज करेंगे। 7 × 5 - 98 डिवीजन 14 + 3 = 31। इसी को सॉल्व करके चेक करते हैं। 14 × 7 = 98 हो गया, 7 × 5 = 35 हो गया, 35 - 7 + 3, 35 × 3 = 38, और 38 - 7 बराबर कितना हो जाएगा, 31, यानी 31 = 31। ऑप्शन सी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है 5 और 3 को इंटरचेंज करने पे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए। क्वेश्चन दिया गया है आपको, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा ऑप्शन का भरा जाएगा जिससे कि ये जो आकृति है पूर्ण होगी। ठीक है, आप लोग सिंपली इसको ऑप्शन से करने का प्रयास कीजिएगा। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, आज लास्ट एग्ज़ाम है, 26 को समापन आपका एग्ज़ाम है। 24 तारीख के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न था, सेम प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि एसएससी इस तरह का एक प्रश्न पूछती है। आप लोग ऑप्शन से जाने का प्रयास कीजिए, या तो आप बना करके भी देख सकते हैं। कैसे मैं देखूंगा, देखिए सिंपल सी बात है। अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ भी ऐसे होगा और यहाँ भी ऐसे होगा, क्योंकि इसके अपोजिट में भी सेम ऐसे था। ठीक है, था कि नहीं, बिल्कुल था। उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन्होंने ऐसे लिया है, आगे बढ़ाया है कि नहीं, ऐसे बढ़ाया है और पुनः ऐसे लाया है। तो इस तरह का आकृति देख लीजिए कहाँ पे है, किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में है क्या, नहीं है। ऑप्शन ए में इन्होंने नीचे ला दिया। ऑप्शन बी में है क्या, बिल्कुल ऑप्शन बी में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।